चैप्टर 15। न्यू हेम्पशायर गांव में के आडम्स के घर के समीप एक कार आकर रुकी। उस पर न्यूयॉर्क की नंबर प्लेट लगी थी। के आडम्स अपने बेडरूम की खिड़की से झोंक रही थी। सामने सड़क थी। वह अपनी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। अभी वह लंच के लिए उठी ही थी कि वह कार दिखाई दे गई। लेकिन उसे उस कार को देखकर हैरानी नहीं हुई। उसने देखा कि तभी दो विशालकाय आदमी कार से बाहर निकले। वह तेजी से सीढ़ियों की तरफ दौड़ी। उसे पूरा विश्वास था कि वे माइकेल या उसके भेजे आदमी थे। यह नहीं चाहती थी कि वह सीधे जाकर उसके माँ बाप से मिले। उसके मम्मी हैडी पुराने विचारों के लोग थे। ऐसे मामलों में उन्हें समझाने को बहुत जरूरत थी। घंटी बजते ही वह दरवाजे पर पहुंच गई। उसने दरवाजा खोला तो दो व्यक्तियों को अपने सामने खड़ा देखा। एक ने अपने कोट की जेब की तरफ ऐसे हाथ बढ़ाया जैसे बदमाश लोग रिवॉल्वर निकालने के लिए करते हैं। तभी के आडम्स के मुंह से आवाज निकल गई। उस ने जेब से एक छोटा सा चमड़े का पर्स निकाला। उसने खोला और भीतर रखा अपना आइडेंटिटी कार्ड निकाला। मैं न्यूयॉर्क पुलिस विभाग का डिटेक्टिव जॉन फिलिप हूँ। उसने दूसरे आदमी की तरफ संकेत करते हुए कहा, यह मेरा साथी डिटेक्टिव सिरियानी है। आप शायद मिस के आडम्स हैं। के ने सिर हिलाकर हाँ कहा। वह बोला, क्या हम अंदर आकर आपसे कुछ बात कर सकते हैं? हमें माइकेल कार्लोन के बारे में कुछ बातें करनी हैं। वह एक और हट गई। दोनों भीतर चले आए। उसी क्षण के आडम्स के डैडी वहां आ गए। क्या बात है? उसने पूछा। उसके डैडी सफेद बालों वाले धार्मिक विचारों वाले प्रौढ़ व्यक्ति थे। वह धोरे से बोली, ये लोग न्यूयॉर्क से आए डिटेक्टिव हैं। ये मुझसे मेरे एक परिचित लड़के के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं। मिस्टर आडम्स को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वह बोला, आइए स्टडी में बैठकर बातें करेंगे। फिलिप बोला, हम केवल आपकी बेटी से बात करना चाहते हैं मिस्टर आडम्स। ये तो की इच्छा पर निर्भर करता है बेटी, तुम इन लोगों से अकेले में करना चाहती हो या मेरी उपस्थिति में? मैं इनसे अकेले में कुछ बातें करना चाहती हैं। के ने अपने पिता की को और देखते हुए कहा। वह दोनों को अपने पिता की स्टडी में ले गई। वे दोनों बैठ गए तो डिटेक्टिव फिलिप ने कहना शुरू किया, मिसेज आडम्स, क्या आपने 3 सप्ताह से माइकेल कार्लोन को देखा है? आपको उसके बारे में कोई जानकारी है? उसके एक प्रश्न ने उसे सतर्क कर दिया था। 3 सप्ताह पहले बोस्टन के अखबारों में उसने न्यूयॉर्क पुलिस के एक कैप्टन और विर्गिल सोलोजो नाम के एक स्मगलर को हत्या के बारे में पढ़ा था। अखबारों में लिखा था कि वह घटना कॉलोन परिवार के साथ हुई एक गैंगवार का झगड़े के कारण हुई थी। के ने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, आखिरी बार मैं उससे उस समय मिली थी जब वह अस्पताल में अपने पिता से मिलने जा रहा था। यह शायद 1 महीने पहले की बात है। दूसरा डिटेक्टिव तेज स्वर में बोला, उस मुलाकात के बारे में हमें पता है। उसके बाद से आपने उसे कहीं देखा है या उससे संपर्क किया है? नहीं, के ने कहा। डिटेक्टिव फिलिप धीमे स्वर में बोला, अगर आपकी उससे कहीं मुलाकात हो तो हम चाहते हैं कि आप हमें खबर दे दें। हमारा माइकेल कार्लोन से बात करना बहुत जरूरी है। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपका उससे कोई संबंध है तो आपकी अपनी स्थिति बहुत उलझ सकती है। अगर आपने किसी भी तरीके से उसकी कोई सहायता की तो आप भारी मुसीबत में फंस सकती हैं। के संभलकर कुर्सी पर बैठ गई। मैं उसकी सहायता क्यों नहीं करूं? वह बोली, हम दोनों विवाह करने वाले हैं और विवाहित लोग एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं क्या? डिटेक्टिव सिरियानी ने उत्तर दिया, अगर आप उसकी कोई सहायता करेंगी तो आप हत्या में उसकी गार मानी जाएंगी। हम आपके उस मित्र की तलाश में हैं क्योंकि उसने न्यूयॉर्क में एक पुलिस अधिकारी की और एक मुखबिर की हत्याएं की हैं। हम जानते हैं माइकेल कार्लोन वह व्यक्ति है जो इन हत्याओं का अपराधी है। के हंसी। उसकी हंसी ऐसी थी कि पुलिस अधिकारी हैरान हुए बिना न रह सके। माइक ऐसा कुछ नहीं कर सकता। वह बोली, उसने अपने परिवार से इस तरह का संबंध नहीं रखा। जब हम उसकी बहन की शादी में गए थे तभी लग रहा था कि उसके साथ बाहर के आदमी जैसा परिवर्तित व्यवहार किया जा रहा है। मेरे साथ भी ऐसा ही व्यवहार किया गया था। अगर वह इस समय छुपा हुआ है तो इसका केवल यह मतलब है कि वो कोई प्रसिद्धि नहीं चाहता। वह नहीं चाहता कि उसका नाम ऐसे अपराध में घसीटा जाए। माइक दादा नहीं है।
मैं उसको आप लोगों से या किसी भी अन्य व्यक्ति से अच्छी तरह जानती हूँ। उस जैसा अच्छा आदमी कत्ल करने वाला अपराधी नहीं हो सकता। मैं उसे अच्छी तरह जानती हैं क्योंकि वो मुझसे कभी झूठ नहीं बोलता। डिटेक्टिव फिलिप ने पूछा, आप उसे कब से जानती हैं? 1 साल से ज़्यादा से। तो फिर कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको पता होना चाहिए थीं। डिटेक्टिव फिलिप मुस्कराता हुआ बोला, जिस रात वह आपसे अंतिम बार मिला था, उस रात वह अस्पताल में गया था। जब वह अस्पताल से बाहर निकला तो पुलिस कैप्टन से उसकी तकरार हो गई। उसने पुलिस कैप्टन पर हमला कर दिया, लेकिन चोट खुद खा बैठा। उसका जबड़ा टूट गया और शायद कुछ दांत भी निकल गए। उसके दोस्त उसे लॉग बीच पर स्थित कार्लोन के घर पर ले गए। अगली ही रात उस पुलिस कैप्टन जिससे उसका झगड़ा हुआ था वह और एक अन्य व्यक्ति को गोली से उड़ा दिया। उसके बाद माइकेल कार्लोन गायब हो गया। हमारे भी संपर्क होते हैं, मुखबिर होते हैं। जब माइकेल कार्लोन की तरफ उंगली उठा रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोर्ट में दिखाने लायक कोई सबूत नहीं है। जिस नौकर ने ये हत्याएं होती देखी थीं, वो माइक की फोटो नहीं पहचान पाया, लेकिन अगर वो उसको अपनी आंखों से देखेगा तो पहचान लेगा। सोलोजों का ड्राइवर है जो अभी कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन अगर माइकेल कार्लोन हमारे कब्जे में आ जाए तो हम उसकी जुबान खुलवा सकते हैं। हम बड़ी तेजी से उसकी तलाश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारी तलाश सफल नहीं हुई। हम इस आशा में यहाँ आए थे कि इस संबंध में आप हमारी कोई सहायता अवश्य करेंगी। कि धीमे स्वर में बोली, मुझे आपकी कही बातों के किसी शब्द पर विश्वास नहीं है। लेकिन मन ही मन ये सोचकर परेशान हो रही थी कि माइकेल के टूटे जबड़े की बात अवश्य सच रही होगी। इसकी उसे आशा नहीं थी कि माइकेल किसी की हत्या भी कर सकता था। अगर माइकेल आपसे मिलने की कोशिश करे तो क्या आप हमें सूचित कर देंगी? फिलिप ने पूछा। कि ने इनकार में सिर हिला दिया। सिरियानी ने रूखे स्वर में कहा, हम जानते हैं आप दोनों इकट्ठे रहते रहे हैं। हमारे पास गवाह हैं, होटलों का रिकॉर्ड है। अगर हम ये जानकारी अखबारों में छपने को दे दे तो आपके माता पिता बहुत अपमान अनुभव करेंगे। उन जैसे सम्मानित लोगों को ये बात कभी अच्छी नहीं लगेगी कि उनकी बेटी एक गैंगस्टर से संबंध रखे। अगर आप हमें अभी साफ साफ सब कुछ नहीं बताएंगी तो मैं आपके पिता को यहाँ बुलाकर उन्हें सारी बात बता दूंगा। कि ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। फिर वह स्टडी के दरवाजे पर पहुंची। उसने धीरे से दरवाजा खोला। उसने देखा उसके पिता खिड़की पर खड़े होकर पाइप पी रहे थे। उसने आवाज लगाई, डैडी, जरा इधर आना। वह घूमकर मुस्कुराया और स्टडी की तरफ आया। वह स्टडी में आकर अपनी बेटी के पास अपनी बाहें लपेटकर खड़ा हो गया और डिटेक्टिव की तरफ मुंह करके बोला, कहिए, साहबान। जब उन्होंने उत्तर नहीं दिया तो वह धीमे स्वर में डिटेक्टिव सिरियानी से बोली, जो बताना है बता दो। सिरियानी का चेहरा लाल हो गया। मिस्टर आडम्स, ये बात मैं आपको आपकी बेटी की भलाई के लिए बता रहा है। इसके एक ऐसे मुखिया से संबंध हैं जिसने एक पुलिस अधिकारी का कत्ल किया है। इस बात का हमें पूरा विश्वास है। मैं इन्हें यही बता रहा था कि अगर ये हमें सहयोग नहीं देंगी तो भारी मुसीबत में फंस जाएंगी। लेकिन ये इस कत्ल की गंभीरता को समझने की कोशिश ही नहीं कर रही। शायद आप इन्हें कुछ समझा सकें। आश्चर्य की बात है, आडम्स शिष्टता से बोला। सिरियानी फिर बोला, आपकी बेटी और माइकेल कार्लोन का संबंध 1 साल से ज्यादा समय से रहा है। ये रातों में स्वयं को पति पत्नी बताकर होटलों में ठहरते हैं। पुलिस को अपने एक अधिकारी की हत्या के अपराध में माइकेल कार्लोन की तलाश है। आपकी बेटी ऐसी कोई जानकारी हमें देने से इनकार कर रही है जिससे हम उस तक पहुंच सकें। आप इसे आश्चर्य कह सकते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि में ये हकीकत है। मुझे आपकी बात पर अविश्वास नहीं, साहब। आडम्स बोला, मुझे आश्चर्य की बात ये लग रही है कि मेरी बेटी किसी भारी मुसीबत में फंस गई है, बशर्ते कि आप यह न कह रहे हों कि ये खुद भी गैंगस्टर है। कि ने आश्चर्य से अपने पिता की ओर देखा। मिस्टर आडम्स ने विश्वासपूर्ण स्वर में कहा, वैसे आप इत्मीनान रखिए, अगर उस लड़के ने अपनी शक्ल भी यहाँ दिखाई तो मैं फौरन आप लोगों को सूचित कर दूंगा और मेरी लड़की भी यही करेगी। अब आप हमें क्षमा कीजिए क्योंकि हमारा डिनर ठंडा हो रहा है। आडम्स उन दोनों को छोड़कर लौटा तो उसने अपनी बेटी को डिनर टेबल पर रोते देखा।
उसकी माँ भी पास बैठी थी, लेकिन वह बेटी के रोने पर कोई ध्यान नहीं दे रही थी। शायद अपने पति से सारी बातें मालूम हो चुकी थी। आदम्स चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया। वह लड़का, आदम्स ने कुछ पूछना चाहा। डैडी के रोती हुई बोली, वह अपराधी नहीं। वह अपराधी नहीं हो सकता। अगर वह अपराधी नहीं और गायब हो गया है तो संभव है उसको कुछ हो गया हो। पहली बात के की समझ में नहीं आई। जब समझ में आई तो वह वहां से उठी और अपने कमरे की तरफ दौड़कर गई। 3 दिन के बाद आडम्स लॉग बीच में कार्लोन माल के समान एक टैक्सी ये उतरी। वह पहले फोन करके यहाँ आई थी, इसलिए उसकी प्रतीक्षा हो रही थी। टॉम हंगन उसे दरवाजे पर खड़ा मिला। उसे देखकर के को बहुत निराशा हुई। वह तिथि वह उसे कुछ नहीं बताने वाला था। यह उसे कमरे में ले गया। उसने उसे एक ड्रिंक पीने के लिए दिया। के को न और आदमी वहां घूमते दिखाई दिए, लेकिन उनमें सोनी नहीं था। उसने टॉम दान से प्रश्न किया, आपको मालूम है माइक कहाँ है? आप कुछ बता सकते हैं कि मैं उससे कहाँ पर मिल सकती है? टगन बोला, हमें यह नहीं मालूम कि वह कहाँ है, लेकिन वह सुरक्षित है। जब उसने उस कैप्टन की हत्या की बात सुनी थी तो वह भयभीत हो उठा था कि कहीं वह आरोप उस पर न लगाया जाए। इसलिए उसने भाग जाने का फैसला किया। उसने मुझसे कहा था कि कुछ महीनों बाद मुझसे मिलने की कोशिश करेगा। वह बात केवल झूठ थी, बल्कि हेगन ने उस झूठ पर पर्दा डालने की भी कोशिश नहीं की थी। के ने पूछा, क्या उस कैप्टन ने सचमुच माइक का जबड़ा तोड़ दिया था? हाँ, लेकिन माइक बदले की भावना दिल में रखने वाला कातिल नहीं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो कुछ हुआ है उससे उसका कोई संबंध नहीं है। के ने अपना पर्स खोलकर एक पत्र निकाला। अगर उसकी कभी आपसे मुलाकात हो तो आप ये पत्र उस तक पहुंचा देंगे। हेगन ने सिर हिलाकर मना कर दिया, अगर मैंने ये पत्र ले लिया और बाद में तुमने अदालत में बता दिया कि मैंने ये पत्र तुमसे लिया था तो शायद इसका यह मतलब निकाल लिया जाए कि मुझे माइक का पता मालूम था। तुम थोड़ी देर प्रतीक्षा करो, शायद माइक खुद तुमसे मिलने की कोशिश करे। उसने अपनी ड्रिंक समाप्त की और जाने के लिए उठ खड़ी हुई। हेगन हाल तक उसके साथ आया, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो तभी एक महिला ने भीतर कदम रखा। वह काले कपड़े पहने थी। के ने उसे तुरंत पहचान लिया। वह माइकेल की माँ थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, आप कैसी हैं मिसेज कार्लोन? महिला ने एक बार पलकें बंद कर उसे देखा, फिर तुरंत उसके चेहरे पर मधुर मुस्कुराहट फैल गई। ओह, तुम माइक की मित्र हो। मिसेज कार्लोन बोली, कुछ खाया तुमने? के ने कहा, नहीं। उसका मतलब था कि वह कुछ खाना नहीं चाहती थी, लेकिन मिसेज कार्लोन क्रोधित भाव से टॉम हेगन की तरफ घूमी और इटालियन में उसे झिड़कने लगी। अंत में वह बोली, कैसे मी हो? बेचारी को कॉफी तक नहीं दी। उसने के का हाथ पकड़ा और उसे किचन की तरफ ले चली। तुम कॉफी पियो और कुछ खा लो, फिर कोई तुम्हें कार लेकर तुम्हारे घर छोड़ आएगा। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की ट्रेन पर घर जाए। उसने के को एक कुर्सी पर बिठा दिया और फिर बड़ों तत्परता से उसके सामने डबल रोटी, पनीर और सलामी रख दी और स्टोव पर कॉफी चढ़ा दी। के धीमे स्वर में बोली, मैं माइक के बारे में पूछने आई थी। मुझे उसकी कोई खबर नहीं। मिस्टर हेगन कहते हैं कि किसी को भी नहीं मालूम कि वह कहाँ है। ये कहते हैं कि कुछ समय के बाद वह स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। हेगन जल्दी से बोला, इस समय हम इसे इतना ही बता सकते हैं। मामा, मिसेज कार्लोन ने तिरस्कारपूर्ण भाव से उसकी तरफ देखा, तुम मुझे यह सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा तो कभी मेरे पति ने भी नहीं किया। मिस्टर कार्लोन अब ठीक हैं? के ने पूछा। हाँ, मिसेज कार्लोन बोली, वे बूढ़े होते जा रहे हैं। वे सठियाए जा रहे हैं जो अपनी ऐसी दुर्गति करा बैठते हैं। उसने के को कॉफी देते हुए कहा। जब वे कॉफी पी चुके तो मिसेज कार्लोन के का हाथ अपने हाथ में पकड़कर बोली, माइक तुम्हें पत्र नहीं लिखेगा। तुम्हें उसकी कोई खबर नहीं मिलेगी। वह 2-3 साल छुपकर रहने वाला है। शायद इससे भी ज्यादा उसे छिपकर रहना पड़े। तुम अपने घर जाओ और कोई अच्छा सा लड़का तलाश करके उससे विवाह कर लो। के ने अपने पर्स से पत्र निकाला। क्या आप ये पत्र उसे भेज सकती हैं? उसने पत्र ले लिया और उसका गाल थपथपाया, अवश्य।
हीगन ने विरोध करना चाहा लेकिन उसने फिर उसे इटालियन में डांट दिया। फिर वह के को दरवाजे तक ले आई। उसने के गाल पर एक चुंबन अंकित किया और जल्दी से बोली, तुम माइक को भूल जाओ। अब वह तुम्हारे काबिल नहीं रहा। बाहर एक कार के की प्रतीक्षा कर रही थी। अगली सीट पर 2 आदमी बैठे थे। वे बिना एक शब्द बोले उसे न्यूयॉर्क स्थित उसके होटल तक ले आए। के भी खामोश रही। वह स्वयं को इस सच्चाई का आदी बनाने की कोशिश कर रही थी कि जिस युवक से उसने मोहब्बत की थी वह एक जालिम हत्यारा था और यह रहस्य उसे एक सबसे विश्वसनीय साधन से, उसकी मां से पता चला था।